हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में एंड उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ गाइस, द थिंग इज कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये समझें कि आपके पास इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इमेजिनरी नंबर्स, तो बेसिकली एक बात हमारे सामने आती है, जैसे कि हम देखें, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसको मतलब हम कैसे सॉल्व करें? तो इसको यदि हम देखें तो हमारे पास आता है कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ये इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी प्लस माइनस 2। तो इस बात का क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीन्स कि x एक ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 आ जाए। तो प्लस 2 भी एक ऐसा नंबर है और माइनस 2 भी एक ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 4 आ जाता है। नाउ एक और पिक्चर को ध्यान देते हैं। नाउ द सेकंड पिक्चर इज कि मान लीजिए मैं एक ऐसा नंबर लिखूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 का मतलब क्या हुआ कि मैं इसको लिखूंगा कि भी -4 का स्क्वायर रूट। इसको मैं लिखूंगा भाई, एक बनेगा 4 का स्क्वायर रूट और एक बनेगा -1 का स्क्वायर रूट, अगर मैं इसको दो पार्ट में लिखता हूं। एंड दिस इज 4 का स्क्वायर रूट तो सेम है +-2, और ये जो -1 का स्क्वायर रूट है इसको मैं लिख देता हूं आयोटा। सो दिस टर्म इज आयोटा। नाउ ये जो हमारे पास आयोटा है +-2 आयोटा, ये आयोटा जो है इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन हम इसको इमेजिनरी नंबर क्यों कहते हैं? देखो, एक चीज हमारे सामने होती है, कुछ रियल नंबर होता है, रियलिटी में हमारे पास होती है। मैं कह सकता हूं मेरे पास 1.5 डेड एप्पल है, तो दैट इज इन रियलिटी एग्जिस्ट कर सकता है। मेरे पास 1.57 एप्पल है, एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं जिनको हम रियल नंबर कहते हैं। लेकिन ऐसी चीज जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर -1 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो दैट्स वाई हम इसको मतलब जो इनिशियली इसको नाम दिया गया वो इमेजिनरी नाम दिया गया। हालांकि इसके इसके जो कि यूज हैं बहुत सारे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर या बाकी फिजिक्स और मैथ की ब्रांचेस में, उसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने ये तर्क दिए कि इसे इमेजिनरी नहीं कहा जाना चाहिए। बट इट्स ओके, अब जो चीज पहले जैसे फिक्स हो गई वैसे के वैसे अब चल रही है। नाउ हम इससे आगे बात करते हैं कि जी ये तो हो गया हमारे पास, चलो इमेजिनरी नंबर। सो देन व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होती है यहाँ पर कि ये जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, अब हम मैंने एक नंबर ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर z विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो ये बहुत बेसिक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सो दिस इज a प्लस आयोटा b। इसमें a और b ये दोनों आपके पास रियल नंबर्स हैं एंड इसको हम कहते हैं आपका रियल पार्ट, बिकॉज इसमें कुछ भी आयोटा नहीं है, और इसको हम बोलते हैं आपका इमेजिनरी पार्ट। सो गाइस, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, अब आपके पास दो नंबर हैं, दो पैरामीटर हैं, या आप कहें कि दो वेरिएबल हैं, एक सिर्फ रियल के साथ, एक आयोटा के साथ। तो इन दोनों मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने अंदर दो इंफॉर्मेशन रख सकता है एक साथ। नाउ होता क्या है, एक मैथमेटिशियन थे आर्गन नाम से, तो उन्होंने क्या किया, इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ आर्गन प्लेन। सो लेट्स लुक एट इट कि वो किस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। अब हम इसको एक कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन पे दिखाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स लुक एट, हमने एक कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन बनाया। अब इसमें क्या है, ये जस्ट एक, जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक तरह से वही चीज आप मानकर चल सकते हैं, लेकिन जस्ट जैसे जहां पर हमारा एक्स एक्सिस था उसको हम रियल एक्सिस के तौर पे, और जहां वाई एक्सिस था उसको हम इमेजिनरी एक्सिस के तौर पे रख रहे हैं। तो जो रियल नंबर है उसको एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे,
और जो इमेजिनरी नंबर आयोटा के साथ जो नंबर है वो अब हम उसको वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। नाउ हम जैसे एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं a प्लस आयोटा b, और यहां पर एक सैंपल नंबर हम ले लेते हैं 2 प्लस आयोटा 3, लाइक दिस। अब मान लीजिए मैं इसको यहां पर ड्रॉ करता हूं, तो कंसीडर करते हैं अभी ये है 1 और ये है आपके पास 2, तो यहां पर ये 2 आ गया रियल नंबर के तौर पे, एंड ये 1 2 एंड 3, तो ये 3 आ गया आपके पास इमेजिनरी नंबर के तौर पे। तो अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं इन दिस डायग्राम, तो इस तरीके से जो नंबर है ये 2 प्लस 3 आयोटा, इसको यहां रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ गाइज अब क्या है कि जो z है जो कि है a प्लस आयोटा b, जिसको मैंने 2 प्लस आयोटा 3 की तरह लिखा है। अब एक बात सोचिए कि ये क्या है, ये तो बिल्कुल एक 2 डायमेंशनल वेक्टर की तरह लग रहा है जो कि एक x और एक y एक्सिस के ऊपर है। तो अगर आपके पास एक 2 डायमेंशनल वेक्टर है, हालांकि ये उससे थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज इसमें एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर, आप एक तरह से एक प्लेन के ऊपर उसको इंडेक्स कर रहे हैं कि कौन सा पॉइंट कहां है, पोजीशन वेक्टर की तरह आप दिखा रहे हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी तो उसी तरीके से होनी चाहिए। अब जैसे कि किसी भी 2 डायमेंशन वेक्टर के अंदर एक मैग्नीट्यूड होता है, एक आपके पास मैग्नीट्यूड होता है। लेट्स टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि आपका क्या होगा कि ये आपके पास जो एक्स एक्सिस है, तो ये है आपके पास a, तो ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम नॉर्मल हमें लगाते हुए ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। और अगर इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड के तौर पर। उसके अलावा नाउ अब हम बात करते हैं, अभी मान लीजिए इसका एक एंगल भी होता है, ये एंगल इसका एक फाई होता है। अब हम इसको लेकिन फेज नहीं बोलते, हम यहां पर इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट हमें पता है tan ऑफ फाई, तो जो हम एंगल लेंगे दिस tan ऑफ फाई, दिस इज इक्वल टू tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर इस साइड को मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूं, इस साइड को मैं बेस ले रहा हूं, तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। अगर मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं तो ये b है इसकी हाइट और इधर इसका बेस जो है वो a है। एंड अगर मैं इधर लूं tan फाई, सो दिस विल बिकम 3/2, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका 3 है और रियल पार्ट आपका 2 है। एंड अब अगर मैं इसको फाई कैलकुलेट करना चाहूं, सो दिस विल बिकम tan इनवर्स b बाय a, और यहां पर भी फाई इक्वल टू tan इनवर्स 3/2, तो ये आपके पास आ जाता है। नाउ तो ये है आपके पास मैग्नीट्यूड आर्ग्यूमेंट। इसके अलावा हम इसमें कंजुगेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज कंजुगेट, कंजुगेट में हम क्या करते हैं कि जैसे जो भी हमारे पास नंबर है उसमें आयोटा को हम माइनस आयोटा से चेंज कर देते हैं। तो ये इसमें z के ऊपर बार लगाएंगे तो ये a माइनस आयोटा b, ये ऐसा हो जाएगा। और इसको अगर मैं यहाँ इस एग्जांपल में देखूं तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा 3, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये कुछ हमने ग्राफिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हमने रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी इसमें और भी प्रॉपर्टीज जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं z1 जो कि है a1 प्लस आयोटा b1, और एक है z2 जो कि है a1 प्लस आयोटा b, सॉरी a2 प्लस आयोटा b2, लाइक दिस। अब अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, ठीक है, तो आई कैन मेक इट लाइक दिस। मान लीजिए ये कोई आपके पास z1 है, सो दिस इज z1, और ये कोई आपके पास इससे थोड़ा सा अलग हट कर लेते हैं, तो ये कोई आपके पास z2 है, आपके पास z2 है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, तो भाई जो z1 है उसको आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि देखो इसका ये जो कंपोनेंट है ये आपके पास होगा a1, और इधर का जो कंपोनेंट है इसका ये होगा b1, और सिमिलरली z2 का जो कंपोनेंट इधर है और इधर है, तो ये आपके पास ये जो कंपोनेंट बनेगा वो है a2, और इधर कंपोनेंट आपका बनेगा b2, लाइक दिस।
तो मैथमेटिकली अगर हम इसको लिख रहे हैं, सो दिस विल बी z1 प्लस z2 विच इज इक्वल टू, जैसे कि आप करते हैं वेक्टर के केस में कि आई कैप के कंपोनेंट आई कैप के साथ और जे कैप के कंपोनेंट जे कैप के साथ ऐड होते हैं, वैसे ही यहां पर होगा भी रियल पार्ट रियल के साथ a1 प्लस a2 हो जाएगा, प्लस आयोटा b1 प्लस b2 हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी वाले पार्ट एक साथ और रियल वाले पार्ट एक साथ। तो जस्ट इनको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, ये मैथमेटिकली है। बट अगर मैं इसको देखना चाहूं कि भी हाउ इज दिस बीइंग लाइक दिस, तो मैं देखो एक काम कर सकता हूँ, वेक्टर एडिशन हम कैसे करते हैं, या तो ट्रायंगुलर लॉ से करते हैं या पैरेललोग्राम लॉ से करते हैं। तो हम यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं, एक पैरेललोग्राम हम क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस, और इसके पैरेलल में दिस। अब इसमें जो अपोजिट टर्म्स हैं अगर मैं उसको मिला दूं, क्या, तो ये मेरे पास मेरा रिजल्टेंट एक हिसाब से नंबर बन जाता है। सो एट दिस प्लेस हमें पता है कि जैसे हम वेक्टर्स के केस में ये करते हैं, वैसा ही इस केस में भी ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास r है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस r विल बी इक्वल टू, जैसा हम उसी में करते हैं कि z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 कोस थीटा, जिसमें जो थीटा है ये है कि ये जो z1 और z2 है इन दोनों के बीच का एंगल है, एंड ओवरऑल इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाता है। यही चीज हम ऑलरेडी वेक्टर्स के केस में करते हैं और यही हम यहां पर भी यूज कर सकते हैं। नाउ इसमें अब एक और बात समझने की है कि जैसे अब हमने किया एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सब्ट्रैक्शन में क्या है, जस्ट जैसे कि ये फॉर्मूला एडिशन के लिए है, जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा बना हुआ है, अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो वही z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 कोस थीटा, ये हमारा हो जाएगा। ऑल्सो अगर हमें क्या करना है कि a माइनस बी या z1 माइनस z2 करना है, तो जैसे वेक्टर में वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है वेक्टर माइनस करने पे, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपका वर्क करेगा। नाउ हम देखिए आगे बढ़ते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास दो नंबर हैं z1 और z2, इनका मैं प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा। दिस इज बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स करते हैं, वैसे ही ये आपके पास a2 प्लस आयोटा b2, और इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो दिस विल बी a1 a2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा b1 a2, एंड आयोटा आयोटा ये हो जाएगा -1 माइनस b1 एंड b2। तो ये जैसे जो नॉर्मल प्रोडक्ट करके आपका आना चाहिए वो बिल्कुल वही चीज आपकी आ जाएगी। ऑल्सो अब अगर मैं z1 डिवाइड बाय z2 इसको अगर मैं करूं तो क्या होगा, a1 प्लस आयोटा b1 डिवाइड बाय a2 प्लस आयोटा b2। तो ये जो है ये मेरे पास एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास आयोटा है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम इसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पर देख सकें। सो दैट्स व्हाई हम इसको रेशनलाइज करते हैं, एंड दिस बिकम्स a2 माइनस आयोटा b2 से हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं गाइस, एंड फाइनली ऊपर इनका जो प्रोडक्ट करके कुछ आपके पास नंबर आ जाता है, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, इनके प्रोडक्ट के बाद एक नंबर आ जाता है। तो ओवरऑल ये आपके पास एक नेट कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए जैसे वेक्टर्स के अंदर दो वेक्टर्स पे डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन वेक्टर डिवीजन कोई मीनिंगलेस क्वांटिटी नहीं होती है, तो सॉरी मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं होती है। एंड वैसे ही बिल्कुल आपके पास मतलब अगर लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में उनसे थोड़ा सा अलग बात है कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक क्वांटिटी है, दैट्स वाई ये वेक्टर से कुछ अलग है, तो इसको बिल्कुल वैसा नहीं लेना है। लेकिन क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम उतने फॉर्मूले माइंड पे एक्स्ट्रा लोड डाले बगैर हम उसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हमारा है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। नाउ लेट्स लुक एट कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या अभी देखा है। तो सबसे पहले है हमने डिस्कस किया कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं।
अब जो इमेजिनरी नंबर्स हैं आपके, अब ये -1 का स्क्वायर रूट आयोटा, इसको हम आयोटा के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे -1 आ जाए। अब -1 की पावर 1/3 हो सकती है, 1/4 या और भी चीजें हो सकती है। लेकिन द थिंग इज दैट कि हम उसमें से किसी को भी कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि सबको हम आयोटा के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो आयोटा इज द मिनिमम, मतलब जो रिक्वायरमेंट, ये आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो दैट्स व्हाई हम आयोटा को ही कंसीडर करते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, एक रियल पार्ट है, एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये a प्लस आयोटा b, इस तौर पे हम इसको देखते हैं, जिसमें इंडिविजुअली अगर a और b को देखे जाए तो ये रियल, मतलब ये रियल नंबर्स है। फिर हमने कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन, इसको मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन, इसको हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन ना। और यहां पर एक बात और समझने की है कि जैसे मान लीजिए ये जो मेरे पास एक रियल एक्सिस के तौर पे मैंने लिया है, एंड ऑल्सो यहां पर एक हमने जो इमेजिनरी एक्सिस लिया है, कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन लिया है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट की, तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करते हैं तो कोई भी एंगल जो होता है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। तो ये जब मेरे पास एक रियल एक्सिस है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा, तो यहां से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा, तो ये मेरे पास 0 से पाई का एंगल होता है। और यहां से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरे पास -पाई, मतलब क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव एंगल होता है, और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास पॉजिटिव एंगल होता है। तो इसको जब हम स्टडी करते हैं कि हमने जो पूरा का पूरा प्लेन, जो पूरा का पूरा एंगल हमने मूव किया है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं -पाई से पाई तक। तो जिससे 2 पाई, 0 to 2 पाई इसको नहीं लेते हैं, इसको -पाई से पाई लेते हैं। एंड इसमें -पाई, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो फिर 2 बार इंक्लूड हो गया, तो इसलिए हम -पाई को नहीं लेते। तो यहां पर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं कि ये ओपन इंटरवल है, मतलब -पाई तक है, लेकिन -पाई पॉइंट इसमें नहीं है, जबकि पाई पॉइंट इसके अंदर है। तो मैंने इसको आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इस चीज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, PRINCI, PLE वाला नहीं, PAL वाला। PLE का मतलब ये होता है कि कोई सिद्धांत, लेकिन PAL का मतलब ये होता है भी कोई प्रधान, मतलब मेन। तो ये जो है ये आपका मेन एंगल है। अब आप जिस भी एंगल पे हो, अगर आप 2 पाई रोटेट कर लो तो वापिस उसी जगह तो पहुंच जाओगे। तो ऐसे तो हजारों तरह के एंगल सेम पॉइंट पे क्रिएट किए जा सकते हैं। तो उनको नॉर्मल आप एक जनरल फॉर्म में बोलते हो, लेकिन जो प्रिंसिपल, मेन, सबसे प्रधान है, वो किस रेंज में होता है, वो आपका -पाई से पाई एक रेंज को कवर करते हुए होता है, जो सबसे बेसिक रेंज ली जाती है। फाइन, तो इस चीज का बस थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं। अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा है तो हम किसी भी एंगल को -पाई से पाई के टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। नाउ फिर हमने देखा कि अगर दो इसी तरह से नंबर हो जाए हमारे पास Z1 और Z2, तो उनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। सो Z1 और Z2 को भी हम उसी तरीके से ऐड करते हैं जैसे हम नॉर्मल किसी वेक्टर को ऐड करते हैं, एंड उनका रिजल्टेंट भी बिल्कुल उसी तरीके से सेम फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों चीजें ये हम यहां पर समझ सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी काफी बेसिक क्वांटिटीज हैं जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आई होप आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक के बारे में यहाँ पर अच्छे से सीखा होगा और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी समझा होगा। इससे आगे हम बढ़ते हैं हमारी अगले लेक्चर्स के अंदर।